आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने परिवार की संरचना और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना और समझा था। हमने ये देखा था कि परिवार में सदस्यता, विवाह प्रणाली, उत्पत्ति और वंश क्रम, आर्थिक बंधन और भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, ये सभी आधार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम परिवार के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं और जिनकी अपेक्षा समाज एक परिवार से करता है। तो जब हम परिवार के प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये स्पष्टता ज्ञात होना चाहिए कि परिवार के प्रकार भी परिवार की संरचना पर निर्भर होते हैं। संरचना के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि संरचना मुख्यतः दो आधारों पर विभक्त की गई हैं। यद्यपि तीसरा आधार भी है, वो एक्सटेंडेड फैमिली के नाम से है, परंतु भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक्सटेंडेड फैमिली को समहाउ मॉडिफाई करके वो संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती है। अदरवाइज़ अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, हम वैश्विक आधार पे बात करें तो संयुक्त परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली की बात होती है। परंतु अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो वहाँ न्यूक्लियर फैमिली की तो बात होती ही है, परंतु साथ में संयुक्त परिवार की भी बात होती है। एक दिलचस्प बात मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि जब हम भारतीय संदर्भों के आधार पर इस बात की चर्चा करते हैं तो ये देखते हैं कि भारत में जब तक अंग्रेजी शासन नहीं आया था और परिवार शब्द प्रयुक्त होता था तो उसका तात्पर्य कदापि संयुक्त परिवार नहीं होता था। परिवार का मतलब ही संयुक्त होता था, क्योंकि तब केंद्रीय परिवार की भूमिका, केंद्रीय परिवार की अवधारणा विकसित नहीं होती थी, क्योंकि औद्योगिकीकरण के बाद, महानगरीय संस्कृति के भारत में प्रवेश के बाद ही मूलतः केंद्रीय परिवार की अवधारणा विकसित हुई। ठीक है, तो परिवार के प्रकार भी जब हम परिवार की संरचना पर निर्भर करते हैं, इसी तरह से स्वयं समाज की प्रकृति भी परिवार के प्रकारों पर निर्धारित करती है। तो आदिम समाजों में परिवार के जो प्रकार होते हैं वे निश्चित रूप से औद्योगिक समाजों के परिवारों से भिन्न होते हैं। आदिम समाज के परिवार में श्रम विभाजन बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, परंतु जो हम आदिम समाजों की जब हम बात करते हैं वहाँ ये स्पष्टता इंगित होता, एक लाइन खींची हुई होती है कि स्त्रियाँ आदमियों की तरह से खेत खलिहान में काम करेंगी और पुरुष और स्त्री के कार्यों में विभाजन बहुत अधिक वृहत नहीं होता। देखिए, आप याद कीजिए, अगर आप किसी खेत के पास से निकल रहे हैं, किसी कृषि भूमि के पास से निकल रहे हैं, तो वहाँ अगर पुरुष खेत जोत रहे हैं तो जो फसल है उसे स्त्री काट रही होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्त्री की जो खेत खलिहान में भूमिका है वो पुरुषों से कहीं पर भी कम नहीं होती। तो ये भी देखने में आया कि पुरुष और स्त्री के कार्यों का विभाजन क्योंकि बहुत अधिक वृहत नहीं होता, बहुत अधिक गहरा नहीं होता, तो पुरुषों की भूमिकाओं को स्त्रियां कर लेती हैं और स्त्रियों की भूमिकाओं को पुरुष भी कर लेते हैं। तो कई समाजशास्त्रियों का कहना है कि आधुनिक समाजों में परिवार के प्रकार शीघ्रता से समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब उत्पादन, शिक्षा, लोक कल्याण आदि कार्य जो परिवार करता था औपचारिक संगठन करने लगे। तो टॉलकट पार्सन्स का तर्क है कि आज समय स्तरीय बड़े बड़े कार्य सरकार करने लगी है या संगठन करने लगे और इस भांति परिवार अपने अधिकांश कार्यों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि परिवार का महत्व कम हो रहा है। वास्तविकता यह है कि परिवार भी अपने कार्यों में विशिष्ट हो गया है। इसके बहुत सारे कार्य, जो बड़े कार्य हैं, वो परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो यह परिवार ही है जो अपने सदस्यों को बाहरी दुनिया की चुनौती से मुकाबला करने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करते हैं। इस संदर्भ में पार्सन्स ये भी कहते हैं कि पहले की अपेक्षा आज परिवार अधिक विशिष्ट हो गया है, लेकिन
किसी भी तरह से इसका महत्व कम नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कारण यह है कि अपने कतिपय कार्यों के लिए आज भी परिवार स्वतंत्र है, और इस भांति यद्यपि परिवार के कुछ कार्य उसके हाथ से निकल गए हैं, फिर भी शेष कार्यों के क्षेत्रों में वो महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, अब यहाँ मोडॉक की बात करेंगे। मोडॉक की बात हम लगातार इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि मोडॉक वो सामाजिक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 250 कुछ कम संख्या नहीं होती बच्चों, तो 250 परिवारों का अध्ययन किया, और उनके अनुसार अब भी परिवार यौनगत, प्रजननात्मक, आर्थिक और शैक्षणिक कार्य करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप जब परिवार की बात करते हैं, आपके मन मस्तिष्क में ये चित्र स्वयं अंकित हो जाता है कि परिवार का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर पति और पत्नी, एक स्त्री और पुरुष वैधानिक तौर पर विवाह संपन्न करके, विवाह का स्वरूप आदिम समाज में यद्यपि अलग होता है, आधुनिक समाज में अलग होता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी है, तो किसी भी वैधानिक प्रक्रिया के तहत या जो पारंपरिक और धार्मिक प्रक्रिया उसके तहत जब विवाह किया जाता है, तो वो विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति होना स्वाभाविक सी बात है। तो परिवार की भूमिका इसी संदर्भ में देखी जाती है कि एक आर्थिक बंधन, आर्थिक दायित्व होता है। स्वाभाविक बात है ये कि एक 7 साल का 8 साल का बच्चा तो धन अर्जित नहीं कर सकता, तो माता पिता ही उसके दायित्व का निर्वहन करते हैं, या फिर कोई एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अगर उसे पेंशन नहीं मिल रही है तो वो अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो परिवार का वो संदर्भ आज भी परिवर्तित नहीं हुआ है। परिवार का वो स्वरूप आज भी हम सोचें कि परिवर्तित हो गया तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत होगा। और मोडॉक की हम बार बार बात इसलिए करते हैं कि मोडॉक ने 250 परिवारों का जो अध्ययन किया उसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को उजागर किया। तो मोडॉक का निर्देशन बहुत विशाल था जिसमें सभी प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व हो जाता था। और परिवार के 4 कार्य विधि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से 4 कार्यों की हमने बात की थी? यौनगत, प्रजननात्मक, आर्थिक और शैक्षणिक कार्य। अब हम बात करते हैं गुडे की। गुडे भी एक बहुत प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं, और गुडे ने परिवार के जिन कार्यों का उल्लेख किया उसमें बच्चों का प्रजनन, पारिवारिक सदस्यों का भौतिक अनुरक्षण, बच्चों एवं जो हैं एडल्ट हैं उनके सामाजिक स्थान का निर्धारण, सामाजिक एवं भावनात्मक सहारा, सामाजिक नियंत्रण आदि भी शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें 2-3 बातें याद रखनी कि मोडॉक ने जिन 4 आधारों की बात की है वो तो हैं ही, पर गुडे ने भी जिन कार्यों का उल्लेख किया है वो कार्य भी हमें नहीं भूलने चाहिए। वो है बच्चों का प्रजनन, पारिवारिक सदस्यों का भौतिक अनुरक्षण। पारिवारिक सदस्यों का भौतिक अनुरक्षण का तात्पर्य क्या हुआ? रक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। तो यह स्पष्ट है कि परिवार के सदस्यों की, परिवार का हर सदस्य अर्थ अर्जन नहीं करता, परिवार का हर सदस्य धन कमा के नहीं लेकर आता, वो आर्थिक जो भूमिकाएं उसमें सहयोग नहीं देता। परिवार में जो धन कमाने की भूमिका है वो कुछ सदस्यों तक ही निर्भर रहती है, और ये उन सदस्यों का दायित्व होता है कि वो परिवार के दूसरे सदस्यों का इस संदर्भ में सहयोग करें। बच्चों, ये बात समझने योग्य है कि कोई भी रिलेशन गिव एंड टेक पर होता है। ठीक है, एक तरफ अगर पिता अपनी भूमिकाओं का दायित्व निभा रहा है, अगर पिता या माता, पिता धन अर्जित कर रहे हैं, माँ भोजन बना रही हैं, तो बच्चे भी उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें वो यथासंभव वो सम्मान देते हैं, उनकी बातों का वो पालन करते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं। तो एक हर परिवार में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के प्रति दायित्वों के निर्वहन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैविकीय कि यहाँ पर हम किन प्रकारों को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है जैविकीय। तो परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यौन संतुष्टि देना। मनुष्य में
ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये पशु में भी पाई जाती है कि मनुष्य की ये जैविकी एक अपेक्षा है, उसकी जो शारीरिक अपेक्षा हम इसे कह सकते हैं कि उस अपेक्षा की पूर्ति क्या करता है व्यक्ति, विवाह करके करता है। वो परिवार में पति पत्नी की हैसियत से उस अपनी अपेक्षा को पूरी करता है। यह सही है कि बिना परिवार बनाए भी यौन संतुष्टि हो सकती है, लेकिन वो सामाजिक स्वीकृति नहीं है, उसमें समाज की स्वीकृति नहीं है। इसलिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए, अदरवाइज समाज छिन्न विछिन्न हो जाएगा, है ना। तो समाज का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि समाज में जो दायित्व हैं, जो परिपाटी हैं, जो मूल्यों का संरक्षण है, वो इसी आधार पे होगा। तो जैविक कार्यों के अंतर्गत हम बच्चों का प्रजनन सम्मिलित करते हैं। प्रजनन द्वारा ही मानव जाति की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक गुजरते हुए जीवित रहती है। प्रजनन के साथ ही मनुष्य की अनेक मनोवृत्तियाँ भी जुड़ी होती हैं, जिसमें संतान के रूप में वंशज का संतोष प्राप्त होता है, यही प्रमुख है। और उसके द्वारा व्यक्ति संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करता है। वंशज के रूप में वो अपनी स्मृति और धरोहर की भी रक्षा करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक की। तो परिवार के कुछ सामाजिक प्रकार भी हैं। कौन कौन से हैं? यह बच्चों का पालन पोषण करता है, उनके सामाजिकरण में सहायता देता है। ठीक है, क्या करता है परिवार? सामाजिक जो परिवार की भूमिका है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों का पालन पोषण करता है, उनके सामाजिकरण में सहयोग देता है। बच्चे परिवार के बीच में ही विकसित होते हैं, वही परिवार में भाषा, रीति रिवाज, परंपरा तथा आचार व्यवहार को सीखते हैं। तो परिवार का महत्वपूर्ण योगदान इनके सदस्यों के सामाजिकरण तथा उनके व्यवहारों के नियमन एवं सामाजिक नियंत्रण में भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप? और इस भूमिका को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते कि परिवार में जो कुछ भी सामाजिक प्रकार हैं, जो कुछ भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो सोशल ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ जो बच्चा है वो परिवार से करना सीखता है। वो बच्चों का पालन पोषण करता है, कौन? परिवार। उनके सामाजिकरण में वो सहायता देता है। मैंने आपको याद होगा सामाजिकरण का पूरा अध्याय बहुत विस्तार से समझाया था। तो बच्चे परिवार के बीच में ही विकसित होते हैं, वे परिवार से भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, आचार व्यवहार को सीखते हैं। तो परिवार का महत्वपूर्ण योगदान इनके सदस्यों के सामाजिकरण तथा उनके व्यवहारों के नियमन एवं सामाजिक नियंत्रण में है। फिर अब ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम तीसरी बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक। क्या है मनोवैज्ञानिक भूमिका? परिवार अपने जो सदस्य हैं उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। कैसे करता है? वो परिवार जिसमें व्यक्ति, देखिए मनोवैज्ञानिक, आपने देखा होगा कि जिन सदस्यों को, जिन व्यक्तियों को परिवार का स्नेह नहीं मिलता, परिवार में जिन्हें वंचित रखा जाता है स्नेह से, जिनका लालन पोषण में ममतत्व का, स्नेह का अभाव होता है, वो बच्चे सहजता से भटक जाते हैं और उनका व्यक्तित्व उतना मैच्योर नहीं हो पाता, उतना परिपक्व नहीं हो पाता जितना कि वो बच्चे जिनको परिवार का संरक्षण प्राप्त है। देखिए, हम परिवार की भूमिका को कभी भी किसी भी संदर्भ में, किसी भी काल युग में, किसी भी स्थिति में कम नहीं नाप सकते। जब व्यक्ति चारों ओर से बिखर जाता है, देखिए आप भी जानते हैं समाज में तमाम तरह की चुनौतियां हैं, तो परिवार में जब व्यक्ति किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में बिखर जाता है, तो उस स्थिति में अगर उसका कोई बहुत अधिक संरक्षण करता है, बहुत अधिक सहयोग करता है, तो वो क्या करता है? परिवार ही करता है। ठीक है, ये बात आपको मैं समझती हूँ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं और इस सत्य से आप भली भांति परिचित हैं। जब आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो भी परिवार आपके साथ होता है। अगर आपको किसी भावनात्मक संघर्ष से गुजरना हो रहा होता है
तो भी परिवार आपके साथ होता है। अगर आपको किसी शारीरिक पीड़ा में अपने परिवार की आवश्यकता होती है तो भी आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। तो ऐसा मैं नहीं समझती कि कोई भी ज़रूरत है जिसको आपका परिवार आपके लिए खड़ा नहीं होता या आपकी आवश्यकताओं का आपका परिवार पूरा नहीं करता। तो हम परिवार के महत्व को किसी भी रूप में नकार नहीं सकते और ये परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर हम आखिरी भूमिका, देखिए भूमिका तो अंतहीन है, परिवार की भूमिकाएं तो अंतहीन हैं, लेकिन अगर हम आर्थिक भूमिकाओं की बात करें तो परिवार का सबसे बड़ा आधार आर्थिक है। और कृषि प्रधान समाजों में तो परिवार ही उत्पादन की इकाई होती है, ठीक है। तो पारिवारिक व्यवस्था जैसे कृषि, दस्तकारी, गृह उद्योग, पशुपालन, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जहाँ परिवार बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम सार बिंदु में इस सारी बात की चर्चा करें और निष्कर्ष तौर पर हम इस संदर्भ को देखें तो हम ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि परिवार क्या है। तो अगर हम इसे सार रूप में बात करें तो परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका क्या हुई कि परिवार हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारी कौन? जो उस परिवार के अपरिपक्व सदस्य हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है और जो अर्थ अर्जन नहीं कर सकते। दूसरा, वो लोग जो शारीरिक रूप से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, वृद्धावस्था में हैं और जिनको अब शारीरिक देखभाल की भी बहुत अधिक ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ कौन आ गए? बच्चे और बुज़ुर्ग। ये परिवार की भूमिका में दो एक अलग अलग केंद्रीय भूमिका के तौर पर देखे जा सकते हैं। फिर लेकिन परिवार का निर्माण कैसे होता है? तो समाज को एक शब्द मैं कौन सा कहना उचित समझूंगी कि समाज की भूमिका एक धारा को बनाए रखने के लिए मूल्यों, मानदंडों और परिपाटियों की आधार भूमि पे खड़ा रखने के लिए अगर परिवार की व्यवस्था को हम नकार नहीं सकते। और स्वच्छंद यौन संबंध कभी भी, देखिए आदिम समाजों की बात अलग थी, लेकिन जब सभ्यता के विकास की बात होती है तो वहाँ एक विवाहित परिवार की सदैव प्रशंसा होती है। अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और पति की मृत्यु हो जाए या पति पत्नी के मध्य संबंध विच्छेद हो जाए और दोबारा विवाह हो तो वो भी समाज में न केवल स्वीकृत होता है अपितु स्वागत भी होता है उसका। वो प्रशंसनीय होता है। इसलिए प्रशंसनीय होता है क्योंकि जीवन में मनुष्य को सदैव एक साथी की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ परिवार या पति पत्नी का संबंध संतान उत्पत्ति करना या आपस में सह संबंध बनाए रखने तक नहीं होता है, अपितु एक दूसरे की मानसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं कि जब आप परेशानी में हो या आपको जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, ऐसी तमाम भूमिकाओं में परिवार का एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप होता है। तो जिनके पास परिवार हैं, देखिए हम दो चीज़ों को हमेशा याद रखेंगे, एक परिवार सार्वभौमिक संस्था है और दूसरा समस्त, अगर हम कालों को उठा के देखें और विश्व भर के हम समाजों को देखें जिसमें हम लगातार मोडॉक ने 250 समाजों का अध्ययन किया और उसकी संदर्भ की भी हमने चर्चा की, तो परिवार की एक परिभाषा देना तो बहुत कठिन है, लेकिन ये यकीन जानिए कि कोई कालखंड ऐसा नहीं है जब परिवार का अस्तित्व ना रहा हो। यद्यपि परिवार का हमेशा से स्वरूप अलग अलग रहा है और हर स्वरूप समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भारत में परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार होता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात और महानगरीय संस्कृति के पश्चात, औद्योगिकीकरण के पश्चात भारत में केंद्रीय परिवारों की भूमिका भी बढ़ी, परंतु इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं हुआ कि केंद्रीय परिवार बनने लगे तो संयुक्त परिवार पूरी तरह से विघटित हो गए। मैं पुनः अपनी बात को दोहराती हूँ, संयुक्त परिवार विघटित नहीं हुए, उनका स्वरूप परिवर्तित हुआ है, क्योंकि आज भी भारतीय परिवार अपने जो संयुक्त परिवार है, अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन सभी
से जुड़े हुए हैं। और संयुक्त परिवार को तब तक हम विघटित नहीं मान सकते जब तक वो किसी भी रूप में अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, तीज त्यौहार में शामिल होते हैं। तो इन भूमिकाओं का भी अपने रूप में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, आज हमने इस बात को समझा कि परिवार के क्या प्रकार हैं। और सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है हिंदी में, परिवार के प्रकार ना होकर ये क्या होगा, परिवार के प्रकार्य। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो इसे आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मैं इसे थोड़ी देर में रेक्टिफाई कर दूंगी कि यहाँ पर आप परिवार के प्रकार्य लिखेंगे। ये तो प्रा के नीचे रा और का आ, और ये जो रा है वो रा ना होकर या होगा, परिवार के प्रकार्य। ठीक है, तो आप इस रूप में इसे देखिएगा। और इंग्लिश में तो ये सही लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ फैमिली। अब कल हम परिवार के नए एस्पेक्ट्स को जानेंगे, समझेंगे। और तब तक के लिए मैं अपेक्षा करती हूँ कि आज जो कुछ भी आपने सुना है, समझा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। कल की कक्षा में हम वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।